42 लाख घरानों को राशन कैश की सूरत में बांटा गया है। 42 लाख खानदानों का मतलब है कि 42 अरब रुपए दिए उनको। एक आम आदमी ने ये चेक करना हो कि वो ऑनलाइन चेक कर। पिछले दिनों 1000 केजी खोया मिला, जिसके अंदर से 200 केजी खोए के ऊपर फंगस लगी हुई थी। कल हमने एक रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 60-70 किलो एक्सपायर गोश्त पकड़ा है। मैं आपके पॉडकास्ट पे बताना चाहती हूँ, अब हम ये पूरी कैंपेन शुरू करने लगे हैं फ्रॉम जून। अब हम जो नई बाज आएगा उसके नाम भी देंगे। टैंकर तो आ नहीं रहा। ऑयल आ रहा है, 4 लाइंस आ रही थी पहले, एक आती है। क्या सीएम पंजाब जो हैं वो इस क्राइसिस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया, ये नजरें चुराई हैं? क्या वो अपने उन लोगों के साथ जिनकी आमदन कम है उनके साथ आके आज खड़ी हुई हैं, या उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा मैं क्या करूं? What do you think ये कब होगा रिजॉल्व? कपड़े ले इस पे ये 10,000 पे डोर टू डोर सर्वे कर पूरे पंजाब का डेटा लिया गया। बिलो पॉवर्टी जो लोग हैं, पीएमटी स्कोर लगाया जाता है। कौन सा स्कोर? आई एम सॉरी। पीएमटी स्कोर होता है। Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing well. I am your host Usman Pervez Mughal with a brand new episode for Open Mic at OPM. We have a very special guest today. उनको मैंने एक दफ़ा मैसेज किया, उन्होंने रिप्लाई किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के लोग बहुत बिजी हैं आजकल, क्योंकि हमारे पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मैम सलमा भट्ट। भट्ट साहब कैसी हैं आप? आई एम गुड जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। भट्ट साहब आप भट्ट हैं तो आप लाहौर से या कहीं और से? मैं गुजरांवाला से हूँ, रावाली से। ज़्यादातर भट्ट पे रहकर वहीं से होते गुजरांवाला। बिल्कुल। तो व्हाट आर यू डूइंग? आई नो दैट यू आर द स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम। या क्या है ये जॉब, जरा बताएं मुझे। मैं बेसिकली आई लुक आफ्टर फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें खाने पीने वाली चीज़ें बेसिकली उनको देखना, उनकी प्राइस के हवाले से भी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ जिसमें सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, गल्ला मंडियाँ, और फिर उसके अलावा पोल्ट्री आता है इसके अंदर, फिर डेयरी भी इसमें, दूध दही भी, फिर इस तरह की सारी जो एसोसिएशंस हैं इनसे मुतल्लिका, उनके साथ लाइजोन होना, कोऑर्डिनेट करना, फिर सप्लाई चेन को मैनेज करना एसेंशियल कमोडिटीज़ की पूरे सूबे के लिए, जो आप हर रोज़ खाना खाते हैं, जो आप वेजिटेबल्स ख़रीदते हैं, जो आप दूध दही लेते हैं बाज़ार से, जो शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरीज करते हैं, एसेंशियल फूड आइटम्स जो है किचन की, उनको दिस इज़ जस्ट वन कॉम्पोनेंट ऑफ इट। द अदर इज़ जितनी हमारी प्रोडक्शन होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को इंश्योर करना, जैसे फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी, उसके काम है कि जिसमें देखना है फूड एडल्ट्रेशन को देखना, फिर उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी उसको देखना कि वो कोई फेक ना हो, लाइसेंस हो, उस पर एक्सपायरी चीज़ें यूज़ ना हो रही हों, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी, और वो सारी That's a very good job description. Yeah, it is, and very challenging. ये डिपार्टमेंट अभी खुला है या पहले भी होता था? नहीं, ये डिपार्टमेंट तो एक्चुअली ये डिपार्टमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये 2024 से पहले ये डिपार्टमेंट डिफरेंट जगहों पे बिखरा हुआ था। जब सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब आई तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस था, पहले दिन से आपको याद होगा, वो कहती थी कि आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करना है मुझको, और लोगों को सस्ती खाने पीने की अशिया जो है वो यकीनी बनानी है, कम आमदन वाला जो हमारा बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसके लिए स्पेशली। दिस इज़ वन ऑफ हर प्राइमरी फोकस, गवर्नेंस के जो प्राइमरी फोकस उसमें से एक था। तो फिर उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट इवॉल्व किया, फूड सेफ्टी एंड, पहले इसका नाम था प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, फिर इसको भी हमने आप कह सकते हैं कि रीनेम किया फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी पूरा एक डिपार्टमेंट है। जैसे अगर आपको कोई शिकायत होती है एज कंज्यूमर, आप कहीं कंप्लेन करना चाहते हैं कि आपको कहीं पे लेबल सही नहीं था, रेट लिस्ट सही नहीं था, एक्सपायरी चीज़ मिल गई, आप लेकर आए, ख़राब निकली, आपसे पैसे किसी और चीज़ के लिए लेकिन दिया कुछ और, जितनी भी इसके अंदर कोई फेक है, कोई बेट है, कोई शॉपिंग के अंदर कोई आप कहीं गए हैं वहाँ पे प्राइस नहीं लगी हुई, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, बिकॉज दिस इज़ मैंडेटरी कि जब आप कुछ लेने जाएं तो आपके पास वहाँ पे प्राइसेस डिस्प्ले होनी चाहिए। लोगों के अपने हकूक आगाही किया या तहफ़्फ़ुज़, सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इट्स अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ इट विच इज़ ह्यूज अगेन। और फिर उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके एम्बिट में, आप इवन खाने पीने वाली चीज़ों के बाहर भी शिकायत कर सकते हैं। आपने 8-10 क्वेश्चंस के ना मेरे पहले जवाब दे दिए, मैंने सब अलग-अलग लिखा हुआ था, लेकिन Okay. बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इज दिस ओनली हैपनिंग इन पंजाब? No, I think it's it is practically happening more in Punjab, Yes. but it exists in, I think, other, सिंध में तो है, I guess, not, वहाँ पे फूड अथॉरिटी है, ऐसा कोई
फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस तरह का डिपार्टमेंट, ये रिस्ट्रक्चरिंग की सीएम पंजाब ने, और उसको सारे इससे रिलेटेड जहाँ बिखरे हुए थे छोटे छोटे डिपार्टमेंट सबको इकट्ठा करके एक एम्ब्रेला में कर दिया और उसकी एक डायरेक्शन बना दी। उससे हुआ कि उससे जैसे पॉलिसी लाने के अंदर आसानी होती है, आपके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाती है। जैसे हमें पता है कि हमें सप्लाई चेन को इंश्योर करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो अब देखें जैसे रमज़ान आते हैं, पहले रोज़े आते थे ना, तो उसमें बहुत बड़ा इशू होता था कि आप देखते थे लंबी लंबी कितारें होती थी, लोग आटा लेने के लिए खड़े होते थे, चीनी नहीं मिल रही होती थी, धक्कम पेल हो रही होती थी, राशन के लिए भाग रहे होते थे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब हमें एक साल अभी रोजे गुजरे 2 महीने पहले, बट वी आर ऑलरेडी, माई डिपार्टमेंट एंड वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट रमज़ान। हम उसके ऊपर पहले से होता है कि हमने अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे मेक श्योर करनी है, कैसे स्ट्रेंथन करनी है। फिर हमने अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकाल लिया हुआ कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है एसेंशियल कमोडिटीज़ की। हमें पता है कि रोज़ों के अंदर किन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, उनको मेक श्योर कर रहा है। जैसे अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो रोज़ों का जब आउट ऑफ सीज़न हो जाती हैं, अब ये किसी को नहीं पता आमतौर पर, हम अक्टूबर से उसका बंदोबस्त शुरू करवा देते हैं। ये सारा प्राइवेट सेक्टर होता है जिसको आपने मैनेज करना होता है, सरकार के अपने हाथ में कुछ नहीं होता। ये तमाम मंडियाँ, तमाम आड़ती, तमाम बिजनेस कम्युनिटी, देर ऑल प्राइवेट सेक्टर, और उस सबको साथ लेकर चलना और प्राइवेट सेक्टर से काम कराना, इट्स अ डबल चैलेंज, बिकॉज वो somebody else's, वो किसी और की इन्वेस्टमेंट है, वो उसकी काम है, वो उसका डोमेन है। ये लाइजॉन क्रिएट करना, ये उनके साथ उनको गवर्नमेंट का पार्टनर बनाना, और ये काइंड ऑफ इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन अ वे, जिसको वी इंश्योर दैट, और जिसके बाद फिर हम स्मूथ पूरा रमज़ान, पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 3 रमज़ान गुजरे हैं सीएम पंजाब के इस टेन्योर के अंदर, और आप तीनों देख लें, पहला अगले से बेहतर, अगला उससे बेहतर होता है। और फिर जैसे रमज़ान में राशन बांटा जाता था पहले, तो राशन बांटना वाज अ क्योस, इतना क्योटिक होता था। Everybody wanted to do that. बट चाहते सब थे करना, अभी उसको डिजिटाइज कर दिया, अभी इसको एटीएम कार्ड के ऊपर कर दिया। इस साल 42 लाख घरानों को पंजाब में जो है ना वो राशन रमज़ान के बांटा गया, लेकिन वो राशन किस सूरत में बांटा गया? कैश की सूरत में। पर फैमिली 10-10 हज़ार रुपये थ्रू एटीएम कार्ड उनको बना के दे दिए। अच्छा। कि जी आप ये एटीएम कार्ड है, आप लें, आप जाके इसको कैश कराएं, आपका 10,000 रुपये आप प्रायोरिटी खुद सेट करें। ले लें, आपने बच्चे की फीस देनी है वो दे दें, आपने कोई दवाई लेनी है, कोई इमरजेंसी है, आपने ईद के कपड़े लेने, इस पे ये 10,000 पे ये हम लोग पूरा इसके ऊपर पंजाब के अंदर पहले डेटा कोई ड्रिवन होनी चाहिए चीज़ें, जो पॉलिसी होती है, तो सीएम का बहुत ज़्यादा फोकस है टू बी डेटा ड्रिवन। उसके लिए PSCR, पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है वो कायम की आती, जिसके ऊपर इसका डोर टू डोर सर्वे कर पूरे पंजाब का डेटा लिया गया, और बिलो पॉवर्टी जो लोग हैं उसके PMT स्कोर लगाया जाता है, जिससे उसको गेज किया जाता है। जैसे PMT स्कोर अगर हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 30, कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी जॉब क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, व्हीकल कौन सा है, आप किराए पे रह रहे हैं, आप कितने मरला के घर में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसके अंदर, मल्टीपल फैक्टर्स वो सारे इनकॉर्पोरेट होते हैं। ये सारी रिसर्च अब देखें, जैसे बाजू का हम 30 स्कोर लगाते हैं कि जो 30 स्कोर से बिलो है वो उनको हम कंसिडर करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े बढ़ जाएं तो हम PMT स्कोर 35 पे ले आएंगे, 40 पे ले आएंगे। कौन सा स्कोर है? सॉरी, PMT स्कोर होता है कि ये दिस इज बेसिकली दिस, ये आपकी जो वो है इकोनॉमिक और जो सोशल कंडीशन है, ये उसको मेजर करता है कि आपके पास आप कितने रिसोर्सफुल हैं और आपके कितने वो हैं वेल टू डू हैं, और आप कितना, आपका स्केल क्या है। This is based on your lifestyle or on your income tax? It has multiple factors. Yes, definitely. अगर आपका बैंक अकाउंट है, इसका मतलब है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोटर बाइक है, साइकिल है, गाड़ी है, तो आपका वो स्टेटस शो करता है। फिर आपकी सैलरी क्या है, क्या वेजेस पर हैं, या आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। फिर आप जैसे अगर आपके अपना घर है या आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, फिर आप बाजू का आप झुग्गी में रह रहे होते हैं, 1.5 मरले 2 मरला के मकान में रह रहे होते हैं। फिर जैसे ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं कि जो उससे आप बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग होंगे वो उसके अंदर इस सर्वे के थ्रू डोर टू डोर करके, और फिर ये तहसील लेवल पे किया जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर किया गया। ये जो पॉवर्टी मैट्रिक्स बेसिकली जो है वो बनाया जाता है इसके अंदर, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट फैसला करती है कि जी जो इसके इस से नीचे, फॉर एग्जांपल 42 लाख खानदानों का मतलब है कि 42 अरब रुपए दिए उनको, तो हुकूमत ने रमज़ान में 42 अरब रुपए स्पेयर किए या निकाले, एलोकेट किए रमज़ान निगहबान के लिए पंजाब में। तो जैसे पिछले साल 30 अरब दिए थे, 30 लाख खानदानों को दिए, 10,000 रुपये फ़ी खानदान, तो इसका मतलब है कि 42 लाख खानदान का मतलब है 42 अरब रुपए भी
उसको एलोकेट किए हैं। एंड दिस रिकॉर्ड, ये जो आप बता रही हैं जी। सारी, ये इतना इन्होंने दिया है, सब कुछ दिया है, अगर एक आम आदमी ने ये चेक करना हो, क्या वो ऑनलाइन चेक कर जी, जी, बिल्कुल इसका डैशबोर्ड है। पीआईटीबी के साथ ये अकेला कोई इदारा नहीं कर रहा होता। ये बेसिकली पीआईटीबी है हमारा जो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो पीआईटीबी और बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू, ये सारे एक कॉम्बिनेशन ऑफ इट, एक वो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर इसको कर रहे थे, सरंजाम दे रहे थे। फिर इसके अंदर जो रजिस्ट्री के थ्रू जो हमें पता चला कि जी हमारे 30 लाख ख़ानदान इस पीएमटी स्कोर या जो पॉवर्टी मैट्रिक्स है उसके इसके अंदर इतने लोग 30 लाख लोग यहाँ पर आकर 28 पे, 30 पे या 35 पे पूरे हो रहे हैं। तो वो उसको निकाल कर फिर उनके बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू उनके वो होते हैं बायोमेट्रिक्स होते हैं। फिर उनको हम जैसे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, मशीनरी जैसे हर ज़िले के अंदर जाते हैं उन लोगों के वो जो ATM कार्ड्स गए, जैसे पिछले साल हमने ड्राफ्ट्स भेजे थे, इस साल ATM कार्ड्स भेजे। तो वो वहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो साथ में पूरी तहसील लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर जाकर उन लोगों के घरों में जाकर डोर नॉकिंग कर उनको दिए जाते हैं कि ये आपका निकला है, आपके नाम पर है ये, और वो जिसके नाम पे होता है सिर्फ वही उसको कैश करा सकता है। उसका कैसे कुरानदाजी होती है? नहीं, कुरानदाजी नहीं होती। वो जब आपको मिल गया, जैसे फॉर आपका निकला है तो आपका भाई भी इसको कैश नहीं करा सकता। अच्छा, आपका कोई और नहीं, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू गिव योर थंब इम्प्रेशन। आपका वो जो नादरा के साथ ये लिंक्ड होता है, डिजिटाइज प्रोसेस है, फिर आप उसको जाके वेरीफाई करते हैं, मशीन्स होती हैं उसके लिए। तकरीबन ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है रमज़ान में। इस साल 28,000 मशीन्स डेडिकेट की गई थी पंजाब के अंदर। तकरीबन सारे बैंक्स के मिला के 9,500 ATM मशीन्स हैं, वो सारी इसके लिए थी अवेलेबल, वहाँ से निकलवा सकते थे। इसके अलावा 28,000 मशीन्स का बंदोबस्त किया गया था। वहाँ पे पूरे एजेंट्स बैठे होते हैं, कैंप्स लगते हैं तहसील लेवल पर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख रही होती है और वहाँ पर लोग आते हैं, उन कैंप्स में भी आते हैं बहुत से लोग जो आकर वहाँ पर मशीन्स पे अपना अंगूठा लगाते हैं और फिर वो 10,000 रुपये वसूल करते हैं और वो दिस इज हाउ दे गेट इट। दिस इज अमेजिंग। ओह यस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। It is a एक्चुअली जो लोगों को राशन के बैग इकट्ठे करके दिए जाते थे उसमें लीकेजेस होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी, उसके बाद में केस बनते थे, कहा जाता था हुकूमती जो है अमला है वो पैसे खा गया, वो राशन खा गया। लोग राशन उनको दे देते थे, फॉर एग्जांपल पत्ती, चीनी, आटा, ये वो सब घी डालकर, उनको अगर ज़रूरत नहीं वो बाहर जाकर बेच रहे होते थे। सो यू नो गिविंग देम मनी, सो दे सेट देयर प्रायोरिटीज देमसेल्व्स, दे यूटिलाइज इट बेटर। और मैं रोज़ों में 38 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैंने खुद विजिट किया, 38 बल्कि अब तो 40 हो गए, 40 के 40। Everywhere I met the beneficiaries directly, those who were getting that cash from the camps। और वो वहाँ पर कैंप साइट पर जाकर उनको जाकर हमने पूछा कि what did you do? बुज़ुर्ग होते हैं, मज़दूर होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, बेवा ख़वातीन होती हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, और फिर ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग मिलते हैं जिनकी जो बहुत नादार होते हैं, बीमार होते हैं और बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन, बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एंड यू सी द लाइट इन टू देयर लाइक आइज़, और जो जिस तरह से वो चमक रहे होते हैं, जिस तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो मतलब इस चीज़ को एक देख रहे होते हैं कि उनको लगता है कि वाकई दिस इज़ समथिंग कि उनके बारे में किसी ने सोचा, ख्याल किया। और जिस तरह से वो CM के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो होते हैं और जिस तरह से पीपल लव्ड दिस इनिशिएटिव। I'm sure I'm loving this by just listening to this। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी बात सुन के। How did you come into this? आप ये फूड, अभी तो हम फूड सेफ्टी पे आए नहीं है, आपने पूरा मुझे पूरी मुस्लिम लीग नून का बता दिया कि क्या क्या कर रहे हैं। I'm sure नहीं, मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज शरीफ के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CMship इतना कुछ कर रहे हैं कि जो एक पॉडकास्ट में नहीं बताया जा सकता। To be very honest, I know सब लोग जो देख रहे होंगे, everybody has been a fan of Sir Shehbaz Sharif। Yes, The way he, rightly so। मतलब जो एक बात है, ठीक है, the way he's so energetic, yeah, the way he's so active with everything, खुद ही आ जाना, खुद ही पहुंच जाना, हर जगह खड़े हो जाना। We never thought that we would see any other CM instead of शहबाज शरीफ साहब के अलावा कि कोई ऐसे आगे कोई और कर ही नहीं सकता। तो बट मरीम नवाज साहिबा ने अपनी जगह बनाई है। Yeah, I think she has taken forward his legacy very well। Yes. मतलब उन्होंने हक अदा किया उनकी भतीजियों ने का, और उन्होंने अपने चचा की जो लेगेसी है, जिस तरह से उन्होंने CMship की शहबाज शरीफ साहब ने, और जिस तरह से उन्होंने पूरे पंजाब को एक पूरा आप कह सकते हैं कि आज तक लोग मिसाल देते हैं उनके टाइम की, जिस तरह से उन्होंने सड़कें बनाई, जो दही प्रोग्राम था सफाई का, इवन दही सड़कों का जो प्रोग्राम 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा फार्म टू मार्केट रोड्स बनाई, फिर जिस तरह से डेवलपमेट की। नारकली नहीं, इचरा पे
You see the transformation. सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है आप लोगों का, और ये अब आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई कि सोशल हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इज फॉर ऑल ऑफ दिस, कि हम काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, और अब आप लोग काम दिखा भी रहे हैं। Yeah. आई एम श्योर कि आप लोगों को क्रिटिक आती होगी बहुत ज्यादा, कि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आता होगा Yeah. कि यार ये क्या, ये दिखा रहे हैं, ये वो Yeah. दिखा रहे हैं, बट आई थिंक इट्स a little important as well now. I think it's good to have criticism, अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आती है, या अदरवाइज कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद भी करते हैं, तो आई पर्सनली डू नॉट माइंड, बिकॉज मुझे लगता है कि जब कोई तनकीद करता है तो उसका मतलब है समथिंग इज हैपनिंग. There's तो a chance of improving something. Yes, there is a chance of improving, and secondly आपने कुछ किया तो उसके ऊपर तनकीद हुआ ना. अगर आप you just sitting idle somewhere, तो no one will criticize you. So criticism कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है. I personally do not mind it. That's very wonderful. That's very optimistic of you. अच्छा, next I wanted to ask you a question because you're just a special assistant to CM regarding food and safety. Mm-hmm. आपकी मैंने रील्स देखी हैं इंस्टाग्राम पे. Mm-hmm. मुझे लग नहीं रहा था कि आप स्माइल भी करती हो. क्योंकि आपका काम वो ऐसा है कि आप जाती हैं और छापे मारती हैं, और लोगों की, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप गई हैं और बंद कराने और पता चला कि नहीं यार ये तो गलती हो गई? उसमें दो चीज़ें होती हैं. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं जब हम जाते हैं छापे करने, रेड्स करने, उसकी इंटेंशन ये नहीं, कोई इल इंटेंशन नहीं होती ना. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इंटेंशन नहीं होती कि किसी का कारोबार बंद कर दो, या किसी को डिफेम कर दो, या किसी के नेमिंग करके तो उसको आप डेंट करो. ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती. पिछले 2 साल मैंने हत्तल मकान कोशिश की कि किसी का नाम नहीं आए और लोगों के कारोबार ख़राब नहीं हो, और हम उनसे कहते हैं कि आप SOPs फॉलो करें. हमने पहले से SOPs दिए होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जब हम जाते हैं बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि किसी की जब अच्छा निकलता है काम, तो वी ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, किचन अच्छे निकलते हैं. और जब हम रेड करने जाएं, और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि अगर बचत हो सकती हो तो उनको बचत करें. हम वहाँ पर आकर फिर बेबस हो जाते हैं, एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और फिर आप एक आपकी सेंस ऑफ वो भी है ना कि सबके बच्चों ने, लोगों ने, आपके शहरियों ने खाना खाना है, आइसक्रीम खाना है, अगर बर्गर खाना है, बाहर से रेस्टोरेंट से खाना खाना है, कोई फूड तो दे ट्रस्ट इट ना. हाउ डू यू डिसाइड कि आज हमने यहाँ रेड मारनी? हम लोग बेसिकली, हमारी टीम्स होती हैं जिनको हमने यूजुअली डेली बेसिस पे ये काम हो रहा होता है. डेली बेसिस पे वो जगह पकड़े होते हैं और वो जाकर उनको रेड कर रहे होते हैं. हम उनको EPO से कहते हैं कि जैसे टेम्प्रेरी उसको बंद कर देना, सील कर देना, फिर उसके जुर्माने भी करते हैं, फिर एक्सट्रीम केसेस में FIRs भी करते हैं. ये डेली बेसिस पे हो रहा होता है. लेकिन जैसे होता है कि बहुत दफ़ा होता है कि जैसे कई दफ़ा CM जैसे मुझे खुद कई दफ़ा कहती हैं कि फील्ड में जाओ, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैं खुद भी जाती हूँ, मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, मेरा काम भी है. तो वैसे CM को पसंद है कि लोग, उनकी कैबिनेट जो है वो बाहर काम करती नज़र आए और वो दफ्तरों में ना बैठे हों. और इसलिए फिर बहुत दफ़ा वो कहती भी हैं, उनकी डायरेक्शन भी होती है कि जैसे ईद से पहले या इस तरह के इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे कि वी शुड बी विजिबल एंड वी शुड बी ऑन ग्राउंड. मुहर्रम से पहले, ईद से पहले, रमज़ान से पहले, या जैसे भी कोई भी ऐसे इवेंट्स आते हैं या ओकेजन्स आते हैं. और फिर उसके अलावा मैं खुद भी जा रही होती हूँ, जैसे वो हम पहले से रेकी कराते हैं, हमारे लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है. वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज़, जब हम पकड़ लेते हैं कुछ चीज़ें कि ये गलत हैं, एक्सपायरी हैं, और वो हैं, फिर उसको हम कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, और फिर हम उनको मना कर देते हैं कि आप इसको नहीं कर सकते. फिर जैसे हमारी टीम जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे सीनियर्स जाते हैं, फिर जाकर वो वहाँ पर देखते हैं मौके पे वो सारी चीज़ें. जैसे हम बहुत सारा जो कुकिंग ऑयल है, जो लोग फ्राइंग कर रहे होते हैं, इसमें ये वो होता है कि वो आपने, हमारे पास मशीन्स होती हैं उसको गेज करने के लिए, उसके ऊपर जैसे 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए उसको, फिर वो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाता है. हम उनसे कहते हैं कि आप इसको उससे नीचे नीचे आप चेंज करते रहे ना, यू हैव टू चेंज योर ऑयल, कुकिंग ऑयल, जब आप उसके ऊपर फ्राइंग एंड रिपीटेडली फ्राइंग करें. तो अब जैसे कल परसों किसी के पास था वो, तो उस पर 54 आ रहा था, तो उसको सील करना तो बनता था. इट्स पॉइजनस थिंग, या इट्स मोर देन डबल था वो. अब उसके बाद मुझे किसी ने उनका फ़ोन आ गया कि जी हमें साथ ज़्यादती की है, ये हुआ, तो मैंने उनको फ़ोटो भेजा कि ये देखें, इट्स 54, आप पे तो FIR बनता है. तो अभी हमने आपके ऊपर FIR नहीं किया, सिर्फ सील किया. कोई ऐसी बेसिस है कि जिसकी बेस पे रेट डिसाइड होती है कि ऐसा क्या था वहाँ पे कि रेट मारनी है? एक्सपायरी ऑफ द ऑयल, एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट्स के अलावा आप देखिए, जैसे फूड में एडल्ट्रेशन होती है, जैसे कोई बेकरीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसके अंदर अब देखें वो खोया बनता है, खोए से मिठाई बनती है. मिसाल के तौर पे अब हम लोग पिछले दिनों कहीं पर हमने 1000 kg खोया मिला, जिसके अंदर से पता नहीं 200 kg खोए के ऊपर फंगस लगी हुई थी.
अगर हम नहीं रेडे मारेंगे तो वो इस्तेमाल हो कोई बड़ी जाएगा। दुकान थी या छोटी दुकान थी? बस दुकानें थी बहुत नाम सारी, नहीं पूछ रहा। तो और बड़ी दुकान थी। अच्छा, अब देखें उसको, अब हमने डिस्कार्ड किया, उसको हमने सील भी किया, उसको फाइन भी किया, तो उसके बाद उनको एतराज़ होता है कि जी फूड अथॉरिटी आती है और हमारे कारोबार के अंदर वो करती है, मुदाखलत करती है। मिसाल के तौर पे अब जैसे बहुत स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर, जो ईद से पहले भी आप जो जिक्र करें, रील्स बहुत ज़्यादा गई, स्वीट क्रीम पे हम गए और बास्किन रॉबिन पे गए, जेबीज़ पे गए। अब वहाँ पे फ्रीज़र के अंदर एक आइसक्रीम की शॉप पे ब्राउनीज़ थी जो कि एक्सपायर्ड थी। अब ये एक एसओपी है कि आपके खाने-पीने की हर चीज़ के डब्बे के ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इवन जितनी भी आप ग्रोसरीज़ लेने जाते हैं, उसके ऊपर भी हर चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, एक्सपायरी भी और उसकी मैन्युफैक्चरिंग दोनों होनी चाहिए। अब वो एक्सपायरी डेट थी, गुज़र चुकी थी, उसके बाद वो ऐसे बट्टे की बनी हुई थी ब्राउनीज़ और वो अंदर छुरी भी पड़ी थी, फ्रीज़र में पड़ी थी, तो मैंने जब पकड़ ली तो उसने मुझे बोला, ये मैंने वापस भेजनी थी। मैंने कहा, आपने वापस कहाँ भेजनी थी? आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई हैं, छुरी है, आप काट के बेच रहे हो, जितनी बिक जाएँ, बिक जाएँ। और ये ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रोज़ जाती हैं, बच्चे खाने आइसक्रीम खाने जाते हैं। फूड इज़ वेरी सेंसिटिव। श्योर उनका काम बहुत अच्छा है, और हाँ, लेकिन ये बस सेंसिटिव है थोड़ी बहुत carelessness और हो केयरलेसनेस होती है। और अच्छा, उसपे भी क्या होता है कि जब आप जाते हैं, उससे देखिए एक वो आता है सब में कि हम इसको ठीक करें, अलर्ट होते हैं लोग। फिर अभी कुछ दिन कल हमने एक रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 60-70 किलो एक्सपायर गोश्त पकड़ा है। कौन सा रेस्टोरेंट? तो अब देखिए होता क्या है कि अब जब हम नाम देना शुरू करेंगे तो फिर लोग बहुत एतराज़ करते हैं कि नाम ना दें। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट पे बताना चाहती हूँ, अब हम ये पूरी कैंपेन शुरू करने लगे हैं अच्छा। फ्रॉम जून। ओके, अब हम Start. जो नई बाज आएगा उसके नाम भी देंगे। अब हम इसकी स्टार रेटिंग भी लेकर आ रहे हैं you कि want to हम start the announcement for the name यस of this podcast? यस फ्रॉम दिस अच्छा, पॉडकास्ट, और अच्छा। उसमें फिर हम स्टार रेटिंग भी देंगे। अब जैसे एक रेस्टोरेंट है वो अच्छा है तो उसको ए स्टार लगा कर आएंगे। कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है? बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं आप लाहौर के बताएं अंदर। सबसे अच्छा कौन सा जैसे मैं वैसे तो बहुत सारे, मैं किसी की प्रोजेक्शन करने नहीं आई, नाम हाँ। प्रमोशन करने आई हूँ जैसे, लेकिन ऑनेस्टली आई वांट टू से, जैसे ये लाहौर के अंदर यम है या लांतो है, सूमो है, फिर ये जो पॉलास है, ये बहुत सारे रेस्टोरेंट, कोसा नोस्ट्रा, ये इनके हमने किचन देखे जो बहुत ज़्यादा, मैंने खुद जाकर और विदाउट लेटिंग देम नो अचानक जाकर देखे और हमने इनको बहुत ज़्यादा एसओपीज फॉलो करते देखा। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे हमने जाकर उनको जब कहा कि ठीक करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। अभी जैसे मेरे घर बहुत से कोलीग्स हैं मुझे कॉल करके पूछते हैं खाना मंगवाना है कहाँ से मंगाएं, कौन सी अच्छी जगह। तो ऑलवेज देखिए जी, एंड आई विश कि सारी जगह अच्छी हों। हमारे कुछ बहुत से ऐसे हैं जो जैसे चीजियस है या इस तरह के जो बी कैटेगरी ना वे कि जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से, जैसे कम आमदन के लोग भी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। बिरयानी स्पॉट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। अब हम सारा इनकी तरफ पूरे लाहौर से ड्राइव शुरू करने लगे हैं। सारी कॉफ़ी शॉप्स बी कैटेगरी के, इवन ढाबे, इन सब के किचन अब हम चेक करने लगे हैं। Very nice. और इन सब के किचन्स की रेटिंग्स करने लगे हैं अब हम, कि हम इनके बिल्कुल सामने चस्पा करके आएंगे कि ये आप जैसे जाएंगे तो आपको पता होगा कि ये ए कैटेगरी का, बी का या सी का। Oh, you're gonna grade them. सो या वी आर गोइंग टू ग्रेड देम। सो यू कैन डिसाइड एज अ कस्टमर कि आपने वहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है। तो आप फिर उनको भी होगा कि हम इम्प्रूव करें ताकि लोग आएँ। तो विल पेस्ट इट ऑन देयर जो डोर है एंट्रेंस के ऊपर लगाएंगे ताकि वो विजिबल भी हो, लोगों को पता चले। और बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जैसे ये मैकडॉनल्ड्स है या KFC है या और बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास हम जाते हैं तो इनके मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे SOPs इनके फॉलो भी हो रहे होते हैं और इनकी चीज़ें बहुत वो MRDs जैसे वो उसके ऊपर लगी होती हैं कि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। जैसे बटर यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर, ये बहुत बारीक काम है। इसके अंदर होता है कि फिर आपने जो इंग्रेडिएंट्स लिख के दिए होते हैं कि हम ये यूज़ करेंगे, फिर आप अगर हम जाएँ ऑन स्पॉट और आप कुछ और यूज़ करें तो हम आपको पकड़ेंगे। फिर आप हमें बाद में कहते हैं कि नहीं जी वो मक्खन इतने पिया होया सी तुसी ये साड़ा ऑयल फड़ लिया। वो दैट इज़ नॉट टाइम फॉर, दैट इज़ नो एक्सक्यूज टाइम। Right. आपको उससे पहले यू हैव टू डू दैट। आप अपने मैनुअल में लिख दें कि भाई हम ये नहीं होगा तो ये यूज़ करेंगे। वैसे भी आम आवाम आ रही है खाने, पैसे जी, देके बिल्कुल। खा रहे हैं, you can't do that. हाँ। You have to be very careful. लेकिन मैं लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। व्हेनेवर आई हैव बीन टू रेड्स, और जब हमने इसको सोशल मीडिया पे लगाया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत इंकरेज किया और साथ दिया। मैं कुछ दिन पहले एक जगह पर थी, खाने पीने की जगह पर, आई वेंट माई सेल्फ, तो मैंने वहाँ पे उनको सील करना था, तो बट मैं आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू दिस कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो। तो ऐसे कि जो लोग पे कर चुके हैं और जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं आप ये उनको दे, उनको आई विल वेट फॉर दैट टाइम एंड उसके बाद हम आपको सील करेंगे, आप मजीद कोई ऑर्डर्स नहीं लें। वुड यू बिलीव कि वहाँ पे पीपल स्टूड अप एंड दे सेड कि थी आप बहुत अच्छा काम करिए, हम इसको टेक अवे करके जा रहे हैं, हम छोड़ के बजाने को तैयार हैं, आप इनको करें बंद। चलो वी आर विद यू। तो आई वाज थिंकिंग कि लोग कहेंगे शायद इनकन्वीनियंस कॉज करती है, सरकार आती है, मुदाखलत करती है, बट दे ऑल स्टूड बाय
माई साइड एंड आवर साइड। इदारे में भी पढ़े लिखे लोग आ गए और हमारी आवाम भी पढ़ी लिखी हो गई, जी बिल्कुल। स्पेशली इन लाहौर की अगर मैं बात करूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का जो मुझे सड़कों पे मिलते हैं, जो मुझे फ्लावर शॉप्स पे मिलते हैं, जो मुझे ग्रोसरी शॉप, कल मैं अल्फता पे अपनी कुछ ग्रोसरी लेने गई, वहाँ पे समबडी केम टू मी, आप वो हैं जो छापे मारती हैं, तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आई वांट टू थैंक यू, आप ये करती हैं। मैं एक दफ़ा गिरजा चौक पे फ्लावर शॉप पे खड़ी थी, अ गर्ल केम टू मी एंड शी सेड के ऑल्दो आई डिडंट वोट फॉर मरियम नवाज़, लेकिन आप मेरा पैगाम दीजिएगा उनको कि आई रियली लव हर द वे शी इज़ वर्किंग, और जिस तरह से वो ख़वातीन को आगे लेकर आई हैं, जिस तरह से आप जाती हैं छापे मारती हैं, वी सिंपली लव इट एंड नेक्स्ट टाइम विल वोट फॉर हर। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। मतलब मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकते, बट ऑब्वियसली लोगों ने डिफरेंट वोट दिए थे, जी जी बट अभी बहुत आवाम का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, हाँ बिल्कुल। just because you guys are working and Yeah. we guys can, we can see that on social media. Usman, why we are working? Because our top leadership is working. Because मरियम नवाज खुद अगर 16-18 घंटे अटेंटिव होती हैं और हर किसी को एक पर्सनली एक एक बंदे को जवाब दे रही होती हैं और काम देख रही होती हैं, पूछ रही होती हैं, तो फिर आपको वर्क करना पड़ता है। जब आपके ऊपर बॉस बैठा वर्क करो, आप देखें एक स्लाइड चलती है ना टीवी के ऊपर के, या एक इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चलती है इस तरह की कि यहाँ पे ख़राब खाना है, किसी ने पोस्ट कर दिया, कुछ कर दिया, सीएम को टैग कर दिया, वो इंस्टेंटली मुझे आती है सीएम से। No, it comes to me. What is this? What is happening? Give report back to me. So this is how we have to be on False toes. reports भी आती हैं। आ जाती हैं at times. But we go, we follow them, we dig out to them. और बाजू का होती है तो फिर हम उनको ज़ाहिर बात है जो कर रहे होते हैं उनको भी कहते हैं अल्लाह आपको हिदायत दे, आप ऐसे नहीं करें। मुझे ये बताएं कि 8 बजे दुकानें बंद, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद, उसके बाद टेक अवे ऑन है, ठीक है, और अभी आपने कहा कि 9 से 11 कर दिया। जी बिल्कुल, दुकानें अब 9 बजे हैं, रेस्टोरेंट 11 बजे तक डाइन इन है, लेकिन टेक अवे इज़ ओपन। और उसमें जैसे फार्मेसीज़ हैं या इस तरह की जो नेसेसरी है जगह हैं, वो भी दे आर ओपन आउट ऑफ दिस, उस पे हैं। आपकी जो बात है कि बिज़नेस जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रवाज है लेट नाइट बैठने का, शाम के बाद कारोबार करने का, लेकिन ये सब कुछ एक तो आर्जी है, अभी कोई ये परमानेंट फीचर नहीं है। और दूसरा ये कि ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो जब ये पेट्रोल क्राइसिस आया, एनर्जी क्राइसिस आया, ये भी रीसेंट ईरान अमेरिका वॉर के आफ्टरमैथ में। तो आ नहीं रहा। ले हमारा टैंकर देखें, हाँ ये मैं एक बिल्कुल बात करना चाहती हूँ, मिसकंसेप्शन क्या है यहाँ पर। हमारा कहा जाता है कि हमारे ऑयल आ रहा है, हमारा ऑयल अलाउड है। शिपिंग कंपनियां जो दुनिया में जो शिपिंग करती हैं, वो शिपिंग कंपनियां बंद हैं बहुत सारी। अब मिसाल इसकी मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे एक शिपिंग कंपनी है ना, जैसे एक बस होती है, बस सवारी उठाती है कि जी लाहौर से निकली, वो गुजरांवाला की सवारी भी लेती है, गुजरात की भी लेती है, जेलम की भी लेती है, पिंडी की भी लेती है, वो यहाँ से निकलती है और वो सारा रूट बना लेती है अपना। इसी तरह दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज होती हैं, वो किसी एक मुल्क की सिर्फ एक आइटम लेकर नहीं आ रही होती, वो एक मल्टीपल उनका होता है, उनके स्टॉप्स होते हैं। जैसे वाया दुबई आ रहे हैं, वाया दुबई आ रहा है, वाया ईरान का भी लेकर आ रहे हैं, शायद वो साथ में और बहुत से लगते हुए कंट्रीज़ का सामान लेकर आ रहे होते हैं। अब आपने हरमुज़ तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ तो पाकिस्तान के लिए खोला हुआ है, लेकिन यह कि वो शिपिंग कंपनी बंद है ना। अब दुनिया की जो बड़ी शिपिंग कंपनीज थी, वो सारी की सारी तकरीबन, जैसे हमारा रशिया से आता होता था हमारे जो, क्योंकि दालें चने वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली पता होता है कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही होती हैं। तो अब वो 4 लाइन्स आ रही थी पहले रशिया से हमारे पास ग्रेन्स लेकर, एक आती है। इसी तरह हमारी जो कनाडा से आती थी, वो अब वो दुबई में वो करती है, अपना फाइनल डेस्टिनेशन कर दिया उसने, कहा मैं दुबई से आगे जाऊंगा ही नहीं। अब हमारा 400 कंटेनर था उसके ऊपर ग्रेन्स का, जब वो आकर यहाँ रुका और वो दुबई में ही ऑफलोड करना पड़ा, पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे और भी बहुत सारी जगह, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और बहुत सारी जगहों से जो चीज़ें आ रही हैं। अब वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बंद होने की वजह से पाकिस्तान को अगर अलाउड भी है तो, और कंट्रीज़ को अगर नहीं है तो, बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने अपना काम रोका हुआ है, जिसकी वजह से फिर ये होता है कि अगर आप हमें कोई ऑयल आ भी रहा होता है, और जैसे, और उसमें भी आपने देखा हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी थे, जब उन्होंने कहा कि ये जब बहुत ज़्यादा लाइट भी, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो रहा था, तो उसके ऊपर लोड शेडिंग हो रही थी जब, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हमारे कार्गो आ रहे हैं 4 कतर से, तो जब आ जाएंगे तो हम आपकी ये लाइन लॉसेस जो लोड शेडिंग है इसको कम कर देंगे। तो आप देख लें, अब लोड शेडिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो गई है। लेकिन सोलर के इतना खिलाफ जो हो गए, अब मैंने वो सुना है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, जो सोलर, आपको पता है कि सोलर पे पहले नेट मीटरिंग पे क्या रेट मिल रहा था, उसको कम कर दिया है। अब लोगों ने सोलर की प्लेटें इतनी महंगी लेके लगाई, और अब वो हम आपदा को बेच भी नहीं सकते क्योंकि उसका रेट बहुत कम हो गया है, बिजली के बिल फिर ऊपर चले गए।
अच्छा, बिजली के बिल ऊपर जाना और पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाना और हमारा एनर्जी क्राइसिस, अब ये सारी चीज़ें इस तरह से कि ये हमारी बहुत सारी चीज़ों के साथ कोरिलेट करती हैं। जैसे हम बहुत सारे IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, हमें बहुत सारे इसके ऊपर जैसे लेवी है जो पेट्रोल पे पीछे 80 रुपये छोड़ी भी वज़ीर आज़म ने, फिर बहुत सारे हमारे इसके ऊपर जो सरचार्जेस हैं, टैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करके इसको, तो वो एक आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ बिजली, हमारे यहाँ पेट्रोल, हमारी वो जो आप कह सकते हैं आमदन है उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पा रही है, लाइफ एक्सपेंसिव है। लेकिन उसके अंदर हमें ये भी देखना है कि हमें कहीं ना कहीं हमें अपने, मैं ये नहीं कहती कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया और हमारा गवर्नमेंट बिल्कुल वो रोल प्ले करे जो उसको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें शायद ये भी देखना होगा कि हमें अपने कमाने के ज़राए शायद उनके ऊपर भी गौर करना होगा। हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर लेकर आनी पड़ेगी। बाकी अगर आप बाहर के ममालिक में जाएं तो वहाँ पर भी बिजली बहुत महंगी होती है, वहाँ पर भी गैस बहुत महंगी होती है, वहाँ पर भी पेट्रोल बहुत महंगा होता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना है और इसके ऊपर आप देखें कि ये कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की गफलत की वजह से नहीं हुआ, नालायकी की वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि टाइम पे तेल जो लाए नहीं तो इसलिए तेल की क्राइसिस आई है। तेल की जो क्राइसिस आई है वो ग्लोबल क्राइसिस आई है, पूरी दुनिया उसमें से गुजरी है। वो एक वॉर क्राइसिस है और वो एक अनफोर्सिन सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसकी ज़द में पूरी दुनिया आई है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमारे ऊपर डाली गई। इसमें देखना क्या होता है कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। गवर्नमेंट ने का रिस्पांस आप देखें कि पहले 3 हफ्ते तक हुकूमत पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट की बात करी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 3 हफ्ते तक जो इसका बोझ था तेल का वो नहीं लोगों पे ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। 129 अरब रुपए इसके अंदर डाले, खुद डाले, हुकूमत ने डाले और सब्सिडी कीमत में, और वो तेल 3 महीने तक इसको महंगा नहीं होने दिया। उसके बाद जाके इसको जब ट्रांसफ़र भी करना शुरू किया तो आप उसमें देखेंगे जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जितनी भी हमारी ग्रीन बसेस हैं, हमारी ऑरेंज लाइन है, मेट्रो लाइन है, मोटरसाइकिल हैं, फिर जैसे हार्वेस्ट का टाइम था 2-2.5 महीने पहले, तो हमारे जितने भी किसान हैं उनको डीजल के ऊपर फ़ी लीटर पे 150 रुपये की सब्सिडी दी, मोटरसाइकिल सवार को 10 लीटर तक सब्सिडी दी। फिर उसके बाद ये सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी और तकरीबन 1 महीने के अंदर तकरीबन सिर्फ लाहौर के अंदर आई थिंक इट वाज ह्यूज, आई थिंक देयर वाज 10 मिलियन प्लस नंबर था जिन्होंने ट्रैवल किया फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो कम आमदन के लोग थे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। आपने देखना है कि हाउ योर गवर्नमेंट, फिर आप देखें अभी 22 रुपये कम किया पेट्रोल की कीमत में, 6 रुपये उससे पहले किया, डीजल की कीमत में कमी की, लेवी 80 रुपये कम दिया। अच्छा, अब आपने नहीं देखें इसको, आपको दोनों साइड 100 बढ़ा के 20 जी बिल्कुल 100 बढ़ा, जहाँ 100 बढ़ा रहे हैं हो सकता है वहाँ पर 150 बढ़ाने की जरूरत थी तो 100 बढ़ा रहे हैं अपने हालात देखकर, और उसके अंदर फिर 20-22 जहाँ पे कमी ला सकते हैं वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। आप पूरी दुनिया में देखें किस तनासुब से बढ़ा है। फिर इसको आपने कहीं तो कोई तो यार्ड स्टिक रखनी है आपने। आप अमेरिका में इटसेल्फ, अमेरिका जिसने ये सारा वो वॉर का पार्ट है उसके अंदर देख लें, आप पूछ लें अमेरिका में लोगों से, रैंडम फ़ोन कॉल करके डिफरेंट स्टेट्स में पूछें, हर स्टेट के अंदर इज़ एक्सपेंसिव नाउ। आप न्यूयॉर्क स्टेट से पूछें तो आपको और पता चलेगा, लुजियाना से पूछें आपको कुछ और पता चलेगा, ओहायो में पूछें वहाँ पर कुछ और आपको रेट मिलेंगे। आपको स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, आप किसी और कहीं किसी कंट्री की। व्हाट डू यू थिंक ये कब होगा रिजॉल्व? हम तो चाहते हैं कि जी सुबह हो जाए, मैं तो रातों रात हो जाए, कल सुबह हम उठें तो दुनिया बदली हो और हम सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सबकी पहुंच में हो, सबकी रीच में हो। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं हमें उनको फेस करना होता है और हमें उनके साथ कहीं ना, और देखना क्या है। देखिए उस्मान, मैं अगेन एक बात कहूँगी, देखना क्या है कि क्या हम उनको फेस करें, क्या हम उनको ओन करें, क्या हम उनसे कि क्या ऐसी गवर्नमेंट तो नहीं है, क्या CM पंजाब जो हैं वो इस क्राइसिस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया, ये नज़रें चुराई हैं? क्या वो अपने उन लोगों के साथ जिनकी आमदन कम है उनके साथ आके आज खड़ी हुई हैं, या उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा मैं क्या करूं, या मुझे तो टेलीविज़न से पता लगा है कि ये पेट्रोल महंगा हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ? आपको देखना ये कि रिस्पॉन्स क्या है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगी, मरियम नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला, उनका जो गवर्नेंस मॉडल है और उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसकी ताकत पंजाब की शहरी हैं। उनके टोटल गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप उठाकर देख लें, एक एक प्रोग्राम आपको मैं गिनवा सकती हूँ जिसका बेनिफिशरी इस सूबे का शहरी है। तो गवर्नमेंट मरियम नवाज की तो जो हुकूमती ताकत है वो शहरी हैं, इस सूबे के शहरी। उनकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो है ही शहरी हैं कि उसके बेनिफिशरी कौन है, यहाँ के लोग, और उसमें भी प्रायोरिटी कौन है। प्रायोरिटी वो लोग हैं जो कम आमदन वाला तबका है। प्रायोरिटी वो हैं जो आज से 2 साल 3 साल पहले जिनको कहा जाता था कि ये पसमानदा वो लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम किया। जिनको कहा जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन को हमेशा समझा जाता था
प्रायोरिटी में बहुत पीछे समझा जाता था, यूथ को प्रायोरिटी में बहुत पीछे रखा जाता था, ट्रांसजेंडर किसी गिनती में आते ही नहीं थे, बच्चों को प्रायोरिटी के अंदर बहुत पीछे रखा जाता था, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को बहुत पीछे रखा जाता था, बेवा खवातीन का कभी किसी ने जिक्र नाम नहीं लिया था। जो हमारा जो जिसको हिम्मत कार्ड दिया, जिसके अंदर डिफरेंटली एबल लोग, बुजुर्ग लोग जो हिम्मत कार्ड उनके लिए बनाया और उनको दिया जाता है, जिनको उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है उसके ज़रिए, और उनको हर 3 मंथ्स के बाद जो है उसको उनको कैश अमाउंट उनको ट्रांसफ़र होती है। फिर जैसे माइनॉरिटी कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, जिसके साथ माइनॉरिटी के जो वो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हेल्प, आज माइनॉरिटी, आज डिफरेंटली एबल लोग, आज ख़वातीन, आज बच्चे, आज जवान, ये सब जो है मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। फिर मरीम नवाज़ की गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या एक तब्दीली है बहुत बड़ी, कि हमेशा जनूबी पंजाब के जो 16 अजला हैं, ये अब तो 18 हो गए, उनको हमेशा कहा जाता था पसमानदा अजला, और एक सेंटर पंजाब और एक शुमाली पंजाब। आज यकसा पंजाब है, आज कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आप तरक्याती मनसूबा उठा कर देख लें, आप ग्रीन बसेस देख लें, 30 जून तक 1100 ग्रीन बसेस पूरे पंजाब में हर सूबे के अंदर जा चुकी होंगी। उनका आज आगाज़ होता है डीजी खान से होता है, आज आगाज़ होता है विहाड़ी से होता है, आज आगाज़ होता है किसी मनसूबे का मुजफ्फरगढ़ से होता है, आज आगाज़ होता है राजनपुर से होता है। आप फिर उसके अलावा देख लें, जैसे स्कूल मील प्रोग्राम आया न्यूट्रिशन का, उसका आगाज़ साउथ पंजाब से जाकर किया गया। तकरीबन 12 लाख बच्चों को पहले फ़ेज़ में स्कूल मील मिलता है डेली, जिसमें उनको मिल्क मिलता है, जिसमें उनको बिस्किट्स मिलते हैं जो न्यूट्रिशन के मुताबिक हम एनर्जी बार्स मिलते हैं, और उसको वहाँ से स्टार्ट किया गया। फिर आप देखें कि आज कोई भी जैसे अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है, तो उसमें आपको सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब के ज़िला के लोगों को पूरा उनका पूरा शेयर मिलता है। फिर आज आप देखें ये पिंक स्कूटीज़ आई, जिसमें आप देखें कि अगर आप यंग लड़कियाँ, 6500 लड़कियाँ इस वक्त पिंक स्कूटी जो है वो गवर्नमेंट से हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा जो खुद से ले रहे हैं वो इसके अलावा है। उसके अलावा अगर आप देखें ग्रीन बसेस के अंदर आधी बस ख़वातीन के लिए मुख्तस कर दी गई कि बच्चियों को की मोबिलिटी, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी दिया गया ना, कि वो आज स्कूल जाना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं, वो जॉब पे जाना चाहती हैं, उनको इस चीज़ से एम्पावर करना कि उनके पहले कोई भाई आए, अब्बू आए, वो साथ स्टॉप पे खड़ा हो, वो रिक्शे में बिठाए, वो छोड़ के आए, अगर वो नहीं है तो कहीं जाएगी नहीं। आज वो खातून जो है उसके पास फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है। फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी आपको क्या देती है? वो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन देती है, वो आपको राइट टू एक्सेस देती है, वो आपको राइट टू वर्क देती है, वो आपको वर्क फोर्स का हिस्सा बनाती है, वो आपको स्किल्ड लेबर फोर्स में कन्वर्ट करती है, वो ह्यूमन रिसोर्स बनाती है। इट्स नॉट जस्ट कि एक बच्ची को स्कूटी दे दी है, इट्स ए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह जैसे अपनी छत अपना घर है, जिसके अंदर अभी तक ये कहा जाता है कि दुनिया वन ऑफ द क्विकेस्ट प्रोग्राम ऑफ अपनी छत अपना घर, जिसमें अभी तक 1,60,000 लोगों के लिए घरों को, अपने घर बनाने के लिए पंजाब में उनको गुज़श्ता 2 सालों में जो है पैसे मौसूल हो चुके हैं। 1 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, 1 लाख ख़ानदान उन घरों में आबाद हो चुके हैं। अब आप देखें वो लोग जो किरायों पर रहते थे, जो सारा महीना किराया इकट्ठे करते रहते थे कि मैंने यकम को किराया देना है तो आगे अगला महीना कंटिन्यू करना है, आज जब वो अपने बच्चे लेकर अपने घर में अपनी छत में बैठ गए हैं, तो आज उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। वो वही पैसे अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा सकते हैं, उनकी हेल्थ पे लगा सकते हैं, उनकी खुराक पे लगा सकते हैं, जो उनको एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ लेकर जा सकता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आपने एक छत दे दी, ये 1 लाख ख़ानदानों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। वो आपकी मईशत में जाकर आगे हमारी मईशत का कंट्रीब्यूटर बनेगा, जो कि पहले वो एक लाइबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं, मैं आपको मजीद बहुत सी मिसालें हैं। But I'm amazed and I'm impressed by the work that your team is doing. This is amazing. But my question was कि 8 और 10 का था, 9 और 11 का कर दिया। क्वेश्चन मेरा ये था कि जब 11 बजे का टाइम कर दिया है बंद और उसके बाद डिलीवरी चल रही है, तो रेस्टोरेंट तो चल रहा है, किचन तो चल रहा है, उसमें क्या है? हाँ, डिफरेंस क्या आता है? आप रेस्टोरेंट के अंदर एसी नहीं चल रहा है, नहीं, हाँ एसी है, लाइट्स हैं, वेटर्स हैं, आपके वो जो पूरा एक आप जब चला रहे हैं बहुत सारे, देखें उस्मान, इट्स जस्ट लाइक कि आप इस कमरे की खिड़की एक यहाँ पर खोली हो आपने, और वहाँ से आप चीज़ें पकड़ा रहे हो, एक पीछे पैक करके बना रहे हो, और एक आपने ये पूरा स्टूडियो खोल के बैठे हुए हैं। इन 2 चीज़ों में फ़र्क तो है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि कारोबार लोगों का कम हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उन रात को बिक्री ज़्यादा होती है, प्राइम टाइम होता है, हमारे यहाँ रवाज है, ख़ास तौर पे अंदरून लाहौर या अंदरून शहरों का ये कल्चर है कि लेट नाइट लाइफ होती है। वो सारी चीज़ें आपकी, मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे आपको शायद, हमें एज गवर्नमेंट जब हम होते हैं, हमें एक पूरा देखना होता है, एंड टू एंड चीज़ों को। बिजनेस कम्युनिटी, दुकानदार आकर कहते हैं हम देखें, हो सकता है इससे एक सोशल बिहेवियर चेंज करने की बात है। जैसे हम ही लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किस चीज़ की करते हैं कि सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को जल्दी सोते हैं।
हम उनके एग्जाम्पल्स देते हैं, 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, कॉफ़ी शॉप्स बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, वी अप्रिशिएट दैट ऑन द अदर हैंड। मैं ये नहीं कह रही कि आज एक दिन में ये चेंज हो जाएगा, ये कल्चर है यहाँ का एटीट्यूड है, यहाँ का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसके अंदर जब इस तरह की कोई चीज़ आती है, जो कोई क्राइसिस आता है और उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इस तरह की चॉइस नहीं है ना गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने कोई चॉइस लेनी है और एक टफ चॉइस लेनी है, जिसके अंदर लोगों को अपना सोशल बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। उसकी वजह से ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है और वो उकताहट होती है। क्योंकि एक अगर मुझे भी और आपको भी 10 साल या 15 साल की एक आदत पड़ी हो, तो आप हमें ऑल टुगेदर अगर कोई कहेगा इसको चेंज करो, जबकि भी मेरे अंदर से नहीं उठी ये बात, तो मुझे वो मुश्किल लगेगी, मुझे डिफ़िकल्ट लगेगी। और फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है। एनीथिंग यू डोंट गेट, एनीथिंग डजंट हैपन टू यू, यू कैन सिंपली से कि सिस्टम की गफलत है, सिस्टम ख़राब है, यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये भी एक सोशल बिहेवियर भी है। और शायद हमें अपनी चॉइसेस चेंज करने की ज़रूरत है एक ऐसे टाइम के अंदर जब हम क्राइसिस में हैं। वो आपकी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू में अंडरस्टैंड करेंगे वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है और हमारे पास चॉइस क्या है। गवर्नमेंट कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने शहरियों को तंग करने के लिए करना चाहती है। गवर्नमेंट अपने शहरियों को महफूज करने के लिए, ताकि उनको दिन के अंदर कितनी गर्मी के अंदर बिजली प्रोवाइड की जा सके, उनके लिए कोई एनर्जी सेव की जा सके, उनको पेट्रोल सेव करके मज़ीद महंगा होने से बचाया जा सके, और उसकी कंजम्पशन कम की जा सके। और उसको कंज्यूम कम करने का गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं है, शहरियों के लिए करना चाहती है। बट यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है, उससे अगले दिन सड़कों पे रश होता है। डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत है। चीज़ें महंगी होती हैं, वो बिकना शुरू हो जाती हैं। लॉकडाउन लगता है तो ग्रोसरी स्टोर्स में राशन कम हो जाता है क्योंकि सब लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं। वो अगेन ये एक सोशल बिहेवियर है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब कोई चीज़ आज आप कह देना कि ये चीज़ जो है बंद करनी है या कम है, तो वो कल उस पर रश हो जाएगा। अगर उसको रैशनलाइज किया जाए और वो सोचा जाए कि यार कम है तो थोड़ी थोड़ी कम ले लो, तो वो बैलेंस हो सकती है और वो बड़ी अच्छी मैनेज हो सकती है। समटाइम्स क्योंकि मेरा तो ताल्लुक कमोडिटीज़ से है, काम मेरा इस तरह से खाने पीने के गिर्द बहुत सारे हमारे जो होती है ना एसोसिएशंस में, वो समटाइम्स उनको किसी हमारी चीज़ पे गुस्सा होता है, एंगर होता है ना, तो वो वैसे ही कुछ छोड़ देते हैं फुलझड़ी कि जी दालें महंगी होने वाली है मिसाल के तौर पे, या आटा कम होने वाला है, गंदम महंगी होने वाली है। अच्छा, वो क्या पता चलता है कि अगले दिन पूरी मार्केट में आटा वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। आप फिर हमें वो सब कुछ मेक श्योर करना, दोबारा हमें वो पूरी अवेयरनेस कैंपेन करनी पड़ती है कि देयर इज़ नो आटा शॉर्टेज, देयर इज़ नो गंदम शॉर्टेज, देयर इज़ नथिंग गोइंग टू बी कि गंदम का रेट बढ़ने वाला नहीं है, आप इसको स्टॉक नहीं करें। यूजुअली गंदम का रेट पिछले साल से कम है या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा जी। इस दफ़ा आलू का 3500 रुपये है गंदम का रेट। आलू के बिल्कुल उसका रेट बहुत कम रहा है ये पूरा साल। आलू के अंदर दो चीज़ें। एक ये हुआ कि दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो ये काश्तकारों से ही मुझे फीडबैक मिला है कि हमेशा 2 या 3 साल के बाद, स्पेशली 3 साल के बाद तकरीबन साइकिल आता है कि जैसे कोई सब्ज़ी जो है उसके अंदर एक वो आता है कि वो उसका बैड सीज़न आता है कि उसकी वो बिकती नहीं है। 3 साल के बाद या 4 साल के बाद साइकिल आता है कि एक दफ़ा वो पिटती है। आई थिंक अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ। आलू एक्सपोर्ट होता था। आलू अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाता था, रशिया में जाता था, बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशिया में जाता था। हमारा जब वो बॉर्डर बंद हुआ तो जिसकी वजह से सिर्फ आलू नहीं, हमारे कीनू का भी ग्लट आया, हमारे आलू का भी सरप्लस आया बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से उसकी क्रॉप जो है वो और कुछ आलू में हम खुद कफील हैं, सरप्लस ग्रो करता है पंजाब जो है। हमारे पूरे साल की, पूरे मुल्क की कंजम्पशन स्टोर करके हमारे पास फिर भी आलू वाफर होता है। अब लेकिन वो आप कह सकते हैं कि जैसे क्राइसिस आया, उसके अंदर फिर अपॉर्चुनिटी भी बनती है अगर बनानी हो तो। उसके बाद हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़ीर आला पंजाब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। अभी हम लोग इसके आलू की जो एक्सपोर्ट है उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और एवेन्यूज़ ढूंढना चाह रहे हैं कि किन और ममालिक में जा सकता है। वाई टू ओनली डिपेंड ऑन वन रूट विच गोज़ फ्रॉम अफगानिस्तान, वाई नॉट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यू गाइस आर वर्किंग ऑन दैट? यस, हमने कोई 5 लाख टन आलू का एक्सपोर्ट का एक लिया भी है, ऑर्डर भी लिया है। और हम इसको एक्सप्लोर करें कि नहीं, मुल्क से बाहर ईरान के रास्ते एक्सपोर्ट के लिए ईरान के रास्ते लेकर जाया जाए। अच्छा, आलू बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वैल्यू एडिशन की जा सकती है। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेज़ हैं, मल्टीनेशनल हैं, ये चिप्स बनाने वाले जो आलू क्रिस्प बनाते हैं, ये सब लोग ये आलू बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू एडिशन के साथ स्टोर भी करते हैं। फिर उसके बाद आलू का पाउडर भी बनता है।
आलू का आटा भी बनता है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आलू की रोटी भी खाई जाती है आलू के आटे से। तो वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल दोस एवेन्यूज, और हम उसको वैल्यू एडिशन में ले जाकर जो काम करने वाला है टू लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट, रादर देन कि हम अपने फार्मर से कहें कि वो आप आलू काम ग्रो करो, हमें उसको ये इस तरफ लेकर जाना है। So you guys are in coordination with the farmers? Yes, we are in coordination with the farmer and we are encouraging ये जो बीच में बड़े farmers हैं, associations हैं, exporters हैं, कि to formalize this, और आप इसके लिए avenues ढूंढें और आप इसको एक्सपैंड करें और इसको एक बिजनेस के अंदर, मॉडल के अंदर लेकर आएं, बजाय इसके कि हम इसको सिर्फ ये बैठकर कहते रहें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के खुलने का इंतजार करते रहें। हम और एवेन्यूज ढूंढें। तो डेफिनेटली इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। दूध के बारे में बताएं मुझे। क्या? So there is a lot of people, मतलब जिन्होंने ये गाय और भैंसे रखी होती हैं, दूध obviously सारा कुछ होता है, then they sell it through various ways, और ये जो दूध की मिलावट है उस पे कितना कंट्रोल है पंजाब में? पंजाब के अंदर बहुत बड़ा मसला है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में दूध के अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी इसको देखती है अडल्ट्रेशन को। पिछले कोई तकरीबन 1 साल के अंदर हमने इसको काफ़ी फोकस किया और पूरे पंजाब के अंदर एक मेगा ऑपरेशन किया कि हमने लाखों लीटर, मतलब मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि 4 मंथ्स के अंदर हमने को 20 लाख लीटर और उसके बियॉन्ड जग गए हम, जो हमने दूध जो है वो ज़ाया भी किया। बहुत सारे प्लांट्स पकड़े, सर्फ से बन रहा होता है, पाउडर से बन रहा होता है, पता नहीं किन किन घी अंदर डाल रहे होते हैं, वेजिटेबल ऑयल डाल रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाल रहे होते हैं, दूध होता ही नहीं है उसमें। बहुत सारे हमने प्लांट्स पकड़े जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता था, छुप छुप के छोटी छोटी लोकल विसिनिटीज़ के अंदर वो प्लांट लगा लेते हैं, दूध बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं। फिर अब वो पंजाब फूड अथॉरिटी के अब इज़ वेल इक्विप्ड नाउ कि वो दूध को जो चेक करने वाली मशीन्स है हमारे पास, इसके अंदर फ़ैट कितना है, एनिमल फ़ैट कितना है, वेजिटेबल फ़ैट कितना है। फिर वो उसके हमने फिर लाहौर के, जैसे में बहुत ज़्यादा आता था बाहर से दूध, सुबह सुबह हमारे सारे लाहौर के एंट्री पॉइंट्स के ऊपर हमारी टीम्स खड़ी होती थी, दूध चेक होता था, एडल्ट्रेटेड दूध पकड़ते थे। हमने पाकपतन में, कसूर में, भावल नगर में, अटक में, रावलपिंडी में, इन सब जगहों में एक्सटेंसिव ऑपरेशन किए, प्लांट्स पकड़े, बंद किए। लेकिन ये थोड़ा सा ना, ये चूहे बिल्ली वाला खेल है। आप आज ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आज आप पकड़ते हैं एक प्लांट, वो कल जाकर ना किसी एक और जगह पे खोल लेता है, जो किसी अननोन सी जगह पे, फिर हम उसके पीछे हमें भागना पड़ता है, लाइसेंस भी नहीं लेते। अच्छा, इसके लिए फिर अभी हमने ये किया कि हमें सीएम ने पूछा कि इसका कोई एक मुस्बत, एक परमानेंट हल चाहिए जिसके लोगों को कोई डेटरेंस आए और लोग डरे इस बात से। उसके लिए हम एडल्ट्रेशन को नॉन बेलेबल ऑफेंस बना रहे हैं, लॉ के अंदर चेंज करके, कि एडल्ट्रेशन विल बी नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि इसके ऊपर बेल नहीं होगी। हम पकड़ते भी हैं लोगों को, हम मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को पकड़ते हैं और हम पकड़ के उनके ऊपर एफआईआर भी देते हैं। होता है कि वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है, उनका केस भी खत्म हो जाता है। वो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद बेल लेके बाहर आके हमें मुँह चढ़ा रहे होते हैं कि तुसी पढ़ लो। अब ये जो है ना, फिर हम उनकी गाड़ियाँ भी पकड़ लेते हैं, गाड़ियों की भी फिर बेल हो जाती है कोर्ट से कि जिनको गाड़ियाँ वापस करें, आप बिजनेस हिट करें। अब ये बिजनेस हिट नहीं करे, ये बिजनेस नहीं है, ये बेसिकली ये जुर्म है। आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, शहरियों को, उनकी बुनियादी खुराक है दूध बच्चों की, आप उनको क्या दे रहे हैं? फिर आप इसका देखें, इसका बोझ कहाँ पड़ता है? इसका बोझ सेहत के ऊपर पड़ता है, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ता है, हमारे हेल्थ के बजट के ऊपर पड़ता है, हमारे अस्पतालों के ऊपर पड़ता है। आप अस्पताल जाएं सरकारी, एक बेड होगा, 4-5 मरीज होंगे उसके ऊपर पर बेड। आप देखें ये बोझ है ना। और आप हेल्थ बजट के अंदर जितना बजट बढ़ा दें हर साल, आप 100 अरब मजीद इंजेक्ट कर दें, वो भी कम पड़ जाएगा। अगले साल आप 100 अरब और इंजेक्ट करें, वो भी कम पड़ जाएगा। बिकॉज हम बेस नहीं ठीक हो रही, बेस नहीं ठीक हो रही। हमारी जो फूड है बेसिकली, हमारे जैसे मसाला जात हैं, घी है, दूध है, गोश्त है, मसालों में भी मिलावट। जी, मसालों में भी मिलावट होती है। आप ये जो मसाले पैकिंग की बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जिनको हम पकड़ते रहते हैं गाय बगाए, वो अपनी एक्सपायर मसाले अंदर यूज़ कर दी, टाटरी वैसे डायरेक्ट यूज़ कर दी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह मैं जिस प्रोसेस से गुजारनी है वो नहीं गुजारनी। फिर बहुत दफ़ा हमने पकड़ा ये जो कॉर्नफ्लेक्स और इस तरह की चीज़ें पैक करते हैं, उनके हमने जाके पकड़े, प्लांट पकड़े और उनको हमने बंद किया। मक्खियाँ हैं, गंद है, हाइजीन की कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे और पैक कर करके बेचे जा रहे हैं। उनको पकड़ के हम जब बंद करें तो कहते हैं जी कारोबार बंद करने आ गए। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पे तो हैं, आप देखते भी होंगे, आप भी स्क्रॉलिंग तो करती होंगी रात को। फूड ब्लॉगर्स का क्या सीन है? जब फूड ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा किसी जगह, आप किसी फूड ब्लॉगर को फॉलो करती हैं? Yeah. Not by name, I'm not asking by name, but I do look at this food related जो आ रही होती हैं कुछ it's a trend right now. So everybody's making food reels. I went there, I went here. इसमें ये है, इसमें वो है। तो आपको लगता है कि ये सारी जो फूड ब्लॉगर्स की रील्स होती है किसी रेस्टोरेंट के बारे में या खाने के बारे में,
वो ऑथेंटिकली सही होती हैं या वो उस चीज़ को सिर्फ पैसों के लिए प्रमोट कर रहे होते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? Yeah, I think it's a combination of promotion and maybe of course वो चीज़ एग्जिस्ट तो कर ही होती है, वो खाना बना भी रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स, लेकिन आई थिंक उसमें प्रमोशनल पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी रील की वजह से आप देख-देख के अगर उस जगह पे वैसे ही आप खाने-पीने चली गई हो, छापे के अलावा? नहीं, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन आई कैन गो डेफिनिटली। या आई लाइक टू गो आउट एंड आई लाइक टू ईट समटाइम्स व्हेन विद फ्रेंड्स विद लेकिन अभी जैसे अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मैं बहुत ज़्यादा घर का खाना खाने के शौकीन लोग नहीं होते, जो एक्चुअली मैं खुद वो हूँ। बट है ना, हाँ, मुझे घर के खाने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मुझे ईट आउट मैं एक मतलब अगर आपको मौका मिले 5-6 सहेलियों को ले जाके बाहर खिलाने का या हाँ। घर में खुद बना के खिलाने का, तो क्या करेंगे आप? नहीं, इतनी गर्मी है और इतनी बिज़ी होती हूँ कि बाहर ही लेके जाऊँगी, लेकिन हाँ, मेरे साथ अदरवाइज़ है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुछ कोलीग्स जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, पार्टी में भी, पॉलिटिक्स में भी, मेरे अपने कॉलेज फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, मेरे साथ ये डायलेमा है कि व्हेनेवर आई इनवाइट देम फॉर अ डिनर और लंच, दे ऑलवेज से कि वी नॉट गोइंग टू गो टू अ रेस्टोरेंट विद यू, यू कुक एंड वी विल ईट, अदरवाइज़ What do you don't. cook the best? I do cook. People think that I cook lot of things good. मैं जैसे हरीसा बना लेती हूँ, निहारी, पाए, साग, पालक गोश्त, मछली पालक, स्टीम रोस्ट, you name anything like सारी मुश्किल शोरबे चीज़ें वाले नाम गोश्त, लेके, आलू गोश्त, दाल चावल, चिनार कीमा। हाँ, रशमालो एक कश्मीरी दाल चावल होते हैं, मूंगी साबत गोश्त और उबले अंडे और साथ खट्टी मूलियाँ, खट्टे बैंगन विद वाइट राइस। फिर वो जैसे दाल गोश्त होता है कश्मीरियों का, बड़ी पत्ता होता है, फिर शबदेग, फिर इवन कुन्ना गोश्त, फिर जैसे बिरयानी ऑफ मैनी टाइप्स। फिर जैसे जैसे कुछ सेंट्रल एशियन खाने आते हैं मुझे, जैसे आज़रबाईजान का एक खाना है साज, आई रियली लाइक इट एंड आई वांट लाइक टू मेक इट। फिर जैसे अरबिक खाने कुछ जैसे होती हैं, मंदी, इस तरह की चीज़ें मैं बहुत सारी। फिर Your family must be very happy with you. या आई थिंक How do अभी they react to you and your job? दे प्रीटी मच मतलब वो जाके लोगों को बताते हैं कि अगर खाना अच्छा ना है तो हमारी बहन आ जाएगी, वो नहीं वो तड़िया लगाते हो? नहीं तड़ियाँ क्या लगानी, बस आई ऑलवेज टेल देम टू स्टे लो की एंड नेवर टेल पीपल दैट यू आर माय बहन और भाई, और डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। So they don't. They don't. I think they're all mature enough, Yeah. because I'm the younger one, तो I think they don't need to do that. लेकिन मैं खुद भी इसको थोड़ा नहीं करती हूँ। मैं जब किसी रेस्टोरेंट पे जाऊँ तो मैं एक रेस्टोरेंट पे गई अपनी कोलीग के साथ, तो we just entered and we ordered some food and we were sitting there, so 3-4 girls were on a side table, so they came to me and they said, have you come here to eat or to raid them? I said, no, I have come here to eat. So they said, it means it's a good restaurant. I said, I don't know, but I've just come to eat because I also sometimes go out eating with Are you managing your own social media yourself? क्या आपने कोई रखा है साथ? नहीं, मेरे पास कोई बहुत बड़ी सोशल मीडिया टीम नहीं है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी सोशल मीडिया टीम कौन है, बट नहीं, नॉट एग्जैक्टली, वी आर जस्ट 2 people. आई ऑल्सो लुक एट इट माई सेल्फ, बट बहुत सी पोस्टिंग जो होता है, मेरे साथ मेरा एक कलीग है विच हु इज़ वर्किंग फॉर मी, वो बहुत सी पोस्टिंग कर रहे थे, लेकिन कैप्शंस काफ़ी दफ़ा मैं खुद लिखती हूँ, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बहुत कम होता है कि कैप्शन कोई और लिखे, लेकिन वो पोस्टिंग कोई कर सकता है। लेकिन जैसे ट्विटर है, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा खुद देखती हूँ। अगर कहीं रिप्लाई करना है या देखना, लाइक करना, किसी के कमेंट को कमेंट बैक करना, जैसे इंस्टा को मैं काफ़ी खुद देखती हूँ। यू कॉन्टेक्टेड मी ऑन इंस्टा, तो Yes, I did. दैट वाज आई सॉ। भाइयों के घर जाके उनके किचन पे छापा मारा है कभी? हाँ, मेरे बहन भाई, मेरी बहनें जो हैं, उनके घरों में जब जाती हूँ तो वो तो बिल्कुल कुक करती नहीं है। आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई कुक देयर व्हेन आई गो टू देयर हाउसेज। तो या आई ऑलवेज टेल देयर हेल्प्स, जो उनके घर में हेल्प होती हैं, तो उनको मैं ऑलवेज आई टेल देम कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। फ्रिज के अंदर कैसे चीज़ें आपने स्टोर करनी है, किन चीज़ों के साथ कौन सी चीज़ें नहीं रखनी, वो हाइजीन के लिहाज से। अगर दूध पड़ा हुआ है तो आपने गोश्त नहीं साथ रख देना, फ्रूट पड़ा हुआ है तो आपने इस तरह सालन जो है वो इस तरह के नहीं रखने। सो इट्स अ कंप्लीट साइंस कि हाउ टू मैनेज योर रेफ्रिजरेटर, और फिर आपने कैसे खाने पीने की चीज़ों को करना है। यस, आई डू दैट। एंड यू हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। इनफैक्ट अब आप उसी फील्ड में आ गई हैं, काम कर रही हैं, हाँ, लोगों को चेक कर रही हैं, व्हिच इज अमेजिंग। व्हाट्स द वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर सीइंग दिस, इफ दे हैव अ रेस्टोरेंट और इफ दे आर इनटू फूड बिजनेस? बस वो ये देखें कि जो चीज़ वो खुद को खाना पसंद करेंगे अपने बच्चों के लिए,
वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा खाना खाए और उसके घंटे बाद अस्पताल लेकर जाना पड़े क्योंकि वो वॉमिटिंग कर रहा है। वो कभी नहीं चाहेंगे, आई थिंक कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अभी आइसक्रीम खाऊं, बर्गर खाऊं, खाना खाऊं तो घंटे बाद मेरे पेट में जो है ना बिल्कुल इस तरह की दर्द हो रही हो कि मुझे क्रैम्प्स पड़े हों और मुझे आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। यू वांट दिस? No, डू आई वांट इट? never. तो ऑलवेज इफ़ यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट तो मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश होगी, थिंक दैट के जो भी बैठा हुआ है वहाँ पर वो आप हैं और आप ही खा रहे हैं, आपके बच्चे खा रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों के बच्चों को खिलाएं क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करके आते हैं एंड दे पे फॉर इट। आप देखें घर के अंदर एक शख्स जो मुर्गी लाकर पकाकर खा सकता है वो उसको आई थिंक इट विल कॉस्ट देम 1000 और 12,000 की पड़ जाएगी मसाले वसाले डालकर और ऑयल शॉयल एवरीथिंग डालकर। लेकिन वही अगर आप रेस्टोरेंट पे आता है वो बंदा खाने के लिए उसको 2,500 या 250 रुपये पे कर रहा है तो प्लीज़ आप उसको उसको उसकी उसका पे बैक भी करें। Jalin, that was wonderful to have you on the show. I hope you enjoyed and I hope everyone enjoys when they see the episode. Thank you so much for coming. And thank you so much, guys, Thank you for very much. watching this. Do not forget to subscribe, like, and comment on the episode. We'll make sure that WhatsApp reads the comments. और अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो इनके इंस्टाग्राम पे जाके इनको मैसेज करें. Your Instagram is Salma Butt. Yeah. SALMABUTT. Yeah. Thank you so much, WhatsApp, and thank you guys for watching this episode. See you guys on the next one.